आज का लेक्चर नंबर 2 पॉलिटी के लिए। ये इंपॉर्टेंट होगा सभी एमसीक्यूज वाले एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ ईपीएफओ एपीएफसी है ईओएओ के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जो लेक्चर नंबर 1 जो किया था उसमें थे सभी एक्ट्स या रेगुलेशन जो पास किए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। इसमें होगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत थी। ठीक है, तो इसकी डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है फर्स्ट टाइम रखी थी एम एन रॉय ने। ठीक है, अब ये एम एन रॉय कौन थे? एम एन रॉय एक मार्क्सवादी या फिर मार्क्सिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की शुरुआत की थी 1925 में। कहाँ की थी? कानपुर में। ठीक है, और इनका कॉन्टैक्ट था किससे? ये कौमी इंटर्न और कुछ नहीं, ये है कम्युनिज्म इंटरनेशनल। ठीक है, ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। इसका मतलब ये हुआ कि जो रशिया की क्रांति हुई थी या रशिया में जो कम्युनिज्म था, ठीक है, उनसे इनका गहरा संबंध था और ये काफ़ी प्रभावित थे उससे। ठीक है, ताशकंद ये है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो इनके जो लिंक्स थे, ये रशियन क्रांति के जो लिंक्स थे वो इनके ताशकंद में ही बने। ठीक है, ताशकंद वो जगह है जहाँ जब खिलाफत आंदोलन हुआ 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ तो काफ़ी सारे मुस्लिम लोगों ने वहाँ शरण ली और कम्युनिज्म का सहारा लिया। ठीक है, प्रोटेस्ट के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी रेडिकल ग्रुप था यहाँ पे ताशकंद में। तो इनका एक केस भी हुआ था, फेमस केस था ताशकंद केस। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्चुअली काफ़ी डर गई थी इस बात से कि कम्युनिज्म अगर भारत में आता है तो उनकी सत्ता नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो एक ताशकंद का केस हुआ था। ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हिस्ट्री में डिस्कस हो सकता है। ओके, और कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत की थी। इससे पहले कम्युनिस्ट की पार्टी की शुरुआत जो है ना वो ताशकंद में ही हो चुकी थी 1920 में। ठीक है, 1920 में। ठीक है, तो एम एन रॉय जो थे वो थे एक कम्युनिस्ट थे। ओके, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की फर्स्ट टाइम 1934 में। आपको इतना याद रखना है। ये कीवर्ड्स हैं जो नीचे दिए हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा आपको। नेक्स्ट आता है 1935 में क्या हुआ। 1935 में क्या हुआ, सबको पता है कि एक एक्ट आया था जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसमें क्या था, ये ब्रिटिश ने बात की थी कि इसमें था कुछ प्रोविजंस थे जो भारत के पक्ष में थे, जो कि बट पूरी तरह से भारत की शर्तों को माना नहीं जा रहा था। ठीक है, इंडियंस की शर्तों को माना नहीं जा रहा था। इसमें स्टिल क्या था, अभी भी आज़ादी देने की बात तो कही गई, लेकिन फ्रेमवर्क क्या था उसमें? फ्रेमवर्क था कॉलोनियल फ्रेमवर्क था। ठीक है, और यानी कि भारत का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। जो नेटिव्स थे, इंडियन नेटिव्स थे जो थे, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या था? बहुत कम था। कॉलोनियल फ्रेमवर्क था, यानी कि जो प्रभावी रहेगा तरीका वो किसका होगा? कॉलोनियल रहेगा। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश सरकार की तरह ही सब कुछ चलेगा और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था भारत को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में। ठीक है, अब आता है 1938। अभी रिपीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्या हुआ कि 1938 में नेहरू एक सेशन हुआ था। ये था हरिपुरा सेशन ऑफ आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का हरिपुरा सेशन। ये था 51st, आई थिंक 51st जो था वो सेशन था। इसके अध्यक्ष थे या प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। इसमें नेहरू ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो बनेगा वो बिना किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस के बनेगा। ठीक है, और एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पे, यानी कि वोटिंग के जरिए उसमें मेंबर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 1938 में नेहरू ने पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार कहा था कि वोटिंग के जरिए, एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के क्या बनेगी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। ठीक है, या बनाई जानी चाहिए। फिर आता है 1940 में। एक्चुअली 1940 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में, वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। तो 1940 में ये जो ब्रिटिश थे ये थे बैकफुट पे 1940 में। तो इन्होंने सपोर्ट चाहिए था इनको वर्ल्ड वॉर में, किससे? इंडियन से। ठीक है, तो इन्होंने ये एक अगस्त प्रस्ताव नाम से एक अगस्त ऑफर लाए एक। ठीक है, इसमें क्या था, कहता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड जो है वो क्या की जाती है? एक्सेप्ट की जाती है। इन्होंने लिख दिया। ठीक है, लेकिन
इंडिपेंडेंस नहीं दी जाएगी आपको, इंडिपेंडेंट, ठीक है, सॉरी इमीडिएटली इंडिपेंडेंस आपको नहीं दी जाएगी। और माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन उसमें लिखा गया, लाइक इसमें कहा गया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, लाइक मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ठीक है, इनको रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। यानी कि एक तरह से इन्होंने ये लिखा कि एक्चुअली यूनिटी को खतरा था इस बात से। माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है यूनिटी को खतरा था, ठीक है। और इन्होंने एक प्रस्ताव और रखा था कि इसमें इंक्रीज कर दिया जाएगा इंडियंस के पार्टिसिपेशन में। किसकी काउंसिल में? वाइसरॉय की काउंसिल में, ठीक है। वाइसरॉय की काउंसिल होती थी, लेजिस्लेशन काउंसिल होती थी, आपने पढ़ा होगा, इंडियन लेजिस्लेशन काउंसिल, जो कि कानून बनाने के लिए काउंसिल जो गठित होती है वाइसरॉय की, उसमें भारतीयों का क्या रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो ये अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है, 1940 में। ये भी रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद आता है 1942, एक थे ये क्रिप्स मिशन बोलते हैं इसे, क्रिप्स मिशन, ठीक है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये भारत आए थे, ठीक है। ये मेंबर ऑफ कैबिनेट थे वहाँ पे, इंडिया आए। इनका प्रपोजल था कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए भारत का, ठीक है, लेकिन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू के बाद होना चाहिए। अब मुस्लिम लीग ने ये प्रपोजल जो कर दिया वो कर दिया रिजेक्ट। अभी इसके बारे में जान लेते हैं। वॉर जो था ना वो पीक पे था, किसी ना किसी तरह से भारतीयों का समर्थन जरूरी था, ठीक है। बट इन्होंने ये जो लिखा कि फुल इंडिपेंडेंस आफ्टर वॉर, ठीक है, मेन रीज़न तो यही बन गया इसके रिजेक्ट होने का, ठीक है। और कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड तो इन्होंने मान ही ली थी। माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया था कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा, इवन वीमेंस का भी मान लिया था। लेकिन मुस्लिम लीग को क्या लगा कि इन्होंने कहीं भी प्रस्ताव में किसकी बात नहीं की है, पाकिस्तान या इंडिविजुअल डोमिनियन की बात नहीं की है, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब सभी प्रोविंस को भी इन्होंने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या दिया, राइट दे दिया कि आप अलग से अपना देश भी बना सकते हो। इससे भाई आईएनसी नाराज होगी, और आईएनसी ने बोला कि ऐसे तो हम एक यूनिटी तो रहेगी नहीं, और इंटीग्रिटी कैसे लाएंगे, या फिर एक राष्ट्र कैसे बनाएंगे, ठीक है। इन्होंने जो प्रोविज़न दिया था किसको, प्रोविंसेस को दिया था, ठीक है। तो ये भी रिजेक्ट हो गया, क्रिप्स मिशन भी। अब आता है फाइनली 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1940 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट प्लान। अब 1946 के कैबिनेट प्लान में ये हो पाया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। अब इसमें पहली बार ऐसा डिस्कशन हुआ कि भारतीय नेताओं को बागडोर दे दी जाएगी, किसकी, ब्रिटिश रूल जो इंडिया में चला रहा है उसकी, ठीक है। और जो फ्रेमवर्क होगा वो कॉलोनियल नहीं होगा, फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया होगा। यूनाइटेड इंडिया की इन्होंने बात कही, ठीक है। और आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे उनको दूर करने की बात भी इसमें कही गई, और ये एक्सेप्ट भी हुआ था, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड एंड partly nominated body. Moreover, the members were to be indirectly elected by members of the provincial assemblies who themselves were elected on the limited franchise. ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो प्रोविंशियल असेंबलीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वही आगे क्या चुनने थे, उन्होंने मेंबर चुनने थे। और वो प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर थे वो कैसे चुन के आए थे, लिमिटेड फ्रेंचाइज से, यानी कि वोटों से चुन के आए थे। असेंबली कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, हर सोसाइटी का एक आधा रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, एक आधा नहीं, ठीक ठाक था। हिंदू का था, मुस्लिम का था, सिख का था, पारसी का था, एंग्लो इंडियंस का था, इंडियन क्रिश्चियन का था, SC ST का था, इवन वुमेन्स का भी था, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। अब होता है 9 दिसंबर को क्या होता है, पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, पहली मीटिंग होती है असेंबली की, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग होती है। अब इस फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने कर दिया बॉयकॉट। इन्होंने एक्चुअली ये इनकी डिमांड एक ही थी कि हमारा पाकिस्तान, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना थे जो मुस्लिम लीग के उस टाइम पे अध्यक्ष थे, ठीक है, उन्होंने इसको बॉयकॉट करवा दिया था। अब देखो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको एक बार टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था, किसका, जो भी वो असेंबली थी या मीटिंग हुई थी उसमें, ठीक है। अब ये फ्रेंच प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या है, सिंपल बात है, जब तक कोई अध्यक्ष परमानेंट नहीं होता तब तक जो सबसे बड़ा आ जाए, सबसे वृद्ध इंसान जो होता है उसको क्या माना जाता है, उसको अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 9 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया, राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया, उनका प्रेसिडेंट, असेंबली का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। पहले पहले कौन बना, जो परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। जो परमानेंट बने हुए थे राजेंद्र प्रसाद, और ये बाद में जाके भारत के प्रेसिडेंट भी बने थे, ठीक है। और SC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी, इनको
वीपी बनाया गया था, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। और फिर उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, पहले 9 फिर 11 फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है, असेंबली में, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर जो है वो किस पे डिपेंड होना चाहिए या किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये है 1946 में नेहरू जी ने पास किया था। अब देखो 22 जनवरी को हमने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि हम क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे, 22 जनवरी 1947 को। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है। माउंटबेटन प्लान में क्या हुआ, कहता कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 होगा, उसमें जो असेंबली होगी वो फुली पावरफुल होगी। सोवरेन का मतलब होता है फुल पावरफुल या डिसीजन मेकिंग, ओके, और किसी का कोई प्रभाव नहीं होगा। और असेंबली ऑल्सो बिकेम ए लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि कानून बनाने की पावर भी किस में चली जाएगी, असेंबली में चली जाएगी। असेंबली बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। असेंबली जो बनेगी वो फर्स्ट पार्लियामेंट बनेगी और वो होगी फ्री इंडिया के लिए या डोमिनियन लेजिस्लेचर के लिए। Whenever the assembly met as constituent body, it was chaired by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भी असेंबली मिलती थी तो वो क्या होता था, उसकी अध्यक्षता कौन करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और जब लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी वो, तो उसकी करता था जीवी मावलंकर। और ये पहले अपने लोकसभा अध्यक्ष भी हुए, ठीक है। और ये लोकसभा अध्यक्ष भी थे, लोकसभा प्रेसिडेंट थे फर्स्ट, ठीक है। ये थे जीवी मावलंकर। तो ये 2 फंक्शन थे, ये 26 नवंबर 1949 तक चलते रहे, जब तक कि संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हो गया। इसे लगे थे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है, 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज, ओके। जब भी वो मिलते थे एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे, असेंबली के तौर पे, ठीक है, तो उनकी अध्यक्षता कौन करता था जी, उनकी अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद। और लेजिस्लेटिव बॉडी के जब में मिलते थे तो कौन करता अध्यक्षा, जीवी मावलंकर। अब बताए कंस्टिट्यूट असेंबली ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, इन्होंने और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए, ठीक है। कंस्टिट्यूट असेंबली में इन्होंने क्या किया, कॉमनवेल्थ में शामिल हो गए। ये शामिल क्या हुए, अपना लिया था मई 1949। अब ये कॉमनवेल्थ कौन है, जिन भी कंट्रीज़ पर कभी भी किसका राज रहा, ब्रिटिश राज रहा, वो सारी की सारी किस में आती हैं, कॉमनवेल्थ का दर्जा है उनको, कॉमनवेल्थ, ओके। अब इन्होंने नेशनल फ्लैग जो लिया है वो लिया है हमने 22 जुलाई 1947 को। और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो वंदे भारत है और ये जो है जनगण मन है, ये हमारे गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950, ओके। नेशनल एंथम वंदे भारत, ओ सॉरी वंदे मातरम, और नेशनल एंथम जो है वो जनगण मन, ये है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना और ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद को अपना फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी को 3 काम हो गए भाई, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और राजेंद्र प्रसाद। और 22 जुलाई को एक काम हुआ अपना नेशनल फ्लैग। कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्ट, देखो 26 जनवरी 1949 को संविधान संपूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था लेकिन लागू हो गया था। इसमें ये सबसे बड़ा संविधान था, इसमें 22 पार्ट थे, 395 जो थे वो अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। करंट में ये 12 अनुसूचियाँ हैं, 400 प्लस जो हैं वो आर्टिकल्स हैं। सम प्रोविजंस ऑफ, हाँ ये याद रखिएगा, प्रियम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड, प्रियम्बल लास्ट में बना है। सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परटेनिंग टू सिटीजनशिप, अब देखो सिटीजनशिप के लिए लॉ जो है वो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे, 5 से लेकर 9 तक जो आर्टिकल हैं, ठीक है। और इलेक्शन करवाने थे भाई, इलेक्शन करवाने थे तो इलेक्शन कमीशन वाला भी 324, ठीक है। प्रोविजनल पार्लियामेंट भी बनाना था 379 और 380। अब देखो पावर प्रोविजन भी तो बनाने थे, टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजन वो थे 388 टू से लेकर 393 तक, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल ओथ जो थी वो थी 60 में, और ये 26 जनवरी 1949 को ही लागू हो गए थे, ठीक है। बाकी चीज़ें कब लागू हुई, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये है 26 नवंबर 1949, ठीक है। अब बता मेजर कमेटीज़, सिंपल बात है, सबसे मेजर जो कमेटी होगी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब रूपरेखा कैसी होगी किसकी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा को तय करने वाला एक ही इंसान था, उसका नाम था जग जाहिर नाम है ये, ठीक है। उनका नाम था श्री बी आर अम्बेडकर, लेट श्री बी आर अम्बेडकर, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर इनका पूरा नाम है,
ठीक है, और इन्हें बोला जाता है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं है, ये है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो इस कमेटी का काम क्या था? स्क्रूटनाइज एंड रिवाइज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव। बी.एन. राव, ये नाम याद रखिएगा। पहला जो ड्राफ्ट बनाया था वो इन्होंने बनाया था, ठीक है, और उसी को अमेंड करके ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत की थी, ठीक है, बनाने की शुरुआत की थी। उसके बाद थी स्टीयरिंग कमेटी, निर्मात्री सभा, ठीक है। अब इसमें क्या था? इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ये क्या करते थे? टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द वेरियस कमेटी, सारी जो कमेटी बनी हुई है उनसे कोऑर्डिनेट करते थे और डिबेट शेड्यूल करते थे, एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ असेंबली प्रोसीडिंग। कुल मिला के ये क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, ये क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन था, स्टीयरिंग कमेटी, और इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अब आता है यूनियन पावर कमेटी। सिंपल बात है, यूनियन जहाँ वर्ड आ गया वहाँ नाम आएगा जवाहरलाल नेहरू का। यूनियन पावर यानी कि यूनियन में क्या पावर होगी? यूनियन यानी कि सेंटर में, ठीक है, यूनियन यानी कि सेंटर में, और स्टेट का मतलब होता है आगे प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंस को बोलते हैं स्टेट। तो इसमें क्या था? इसमें जो यूनियन में क्या क्या पावर होंगी और कौन कौन सी पावर जो है वो प्रोविंस के पास जाएंगी, सेंटर एंड प्रोविंशियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिसाइड करती थी यूनियन पावर्स कमेटी। अब बताइए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अब ये क्या करेगी? इसके भी यूनियन लिखा है, यूनियन अगर वर्ड आ गया तो अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एम टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज यूनियन गवर्नमेंट। इट प्रपोज्ड ए फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड बाइकैमरल लेजिस्लेशन। इट डिफाइंड एग्जीक्यूटिव रोल्स लाइक प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर and center state relation. Its recommendations snapped part 5 and part 11 of the constitution. कुछ नहीं, एक ही चीज़ याद रखिए कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ये क्या करते थे? इन्होंने रिप्रेजेंट किया कि एक सेंटर होगा जो ऑल पावरफुल होगा, ठीक है, और बहुत सारे स्टेट्स होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसी बनाई? फेडरेशन, फेडरेशन, ठीक है, लेकिन उसमें फेडरेशन में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, किन के बीच में? स्टेट और सेंटर के बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। यहाँ कोई एग्रीमेंट है नहीं, एग्रीमेंट नहीं है, यहाँ विलिंगनेस है, ठीक है, और जिसमें पावरफुल, ज़्यादा पावर किसके पास है? सेंटर के पास है, सेंटर के थ्रू वो कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से भी, ठीक है। तो अब देखोगे इसमें फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल सिस्टम तो है यानी कि स्टेट्स तो होंगे, लेकिन सेंटर क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है द्विसदनात्मक, दो सदन होंगे, यानी कि लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन सीधा किसका होता है? ये सेंटर के बंदे होते हैं, सारे के सारे एमपी होते हैं ये एक तरह से, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और लेकिन अगर बात करो राज्यसभा में, बात करो राज्यसभा की, तो इसमें रिप्रेजेंटेशन किन लोगों का होता है? इनमें रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट से चुने हुए लोगों का, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट दोनों का रिप्रेजेंटेशन रहेगा किसमें? लेजिस्लेचर में दोनों का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, लेकिन जो ऑल पावरफुल होगा वो कौन होगा? सेंटर होगा। तो ये यूनियन क्या था? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का काम था इस चीज़ को मेंटेन करना, ठीक है। अब देखो प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट जो होगा ये क्या होता था? नॉमिनल, नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल होता था, नॉमिनल है। और ये क्या है? सिंपल बात है, अगर हिंदी में बोलोगे तो ये नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, ठीक है, और काम के अध्यक्ष कौन है? वो है प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल और ये है मेन, ठीक है। तो ये था सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशंस को मेंटेन करना और पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये दोनों कमेटी का काम था, यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब आती है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंशियल यानी कि सिंपल बात है, स्टेट में क्या स्ट्रक्चर होगी? स्टेट में भी सेम स्ट्रक्चर होगी या नहीं होगी? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। सीधी बात है, प्रोविंसेस को जोड़ के रखने का काम भी किनका था? सरदार पटेल का। सेंटर एंड प्रोविंस रिलेशन मैनेजिंग, यानी कि सेंटर और स्टेट में रिलेशन कैसा रहेगा? यहाँ तो था पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यहाँ था रिलेशन, तो उस रिलेशन को सुधारने वाला या बिगाड़ने वाला कौन था? जो भी था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। टू रिकमेंड द स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट अंडर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट फॉर द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या होती है? अभी लिस्ट होती हैं तीन तरह की, फेडरल, यूनियन और कंकरेंट। कुछ नहीं है, इसको छोड़िए आप। सिंपल बात है कि जो इशू होते हैं, जो जिस पर लॉ बना सकती है स्टेट, वो होती है स्टेट लिस्ट, ठीक है। जिस पर बना सकती है यूनियन, वो होती है यूनियन लिस्ट, यूनियन यानी कि सेंटर। और जिन पर दोनों बना सकते हैं वो होती है कॉन्करेंट लिस्ट।
तो कॉन्क्रीट लिस्ट में कौन से इश्यूज रहेंगे स्टेट प्रोविंस के साथ, और कौन से जो है वो स्टेट लिस्ट में रहेंगे, ठीक है, स्टेट लिस्ट में रहेंगे। तो ये सब डिसाइड करती है कौन सी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब देखो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के मेंबर कौन कौन थे। पहले थे बी आर अम्बेडकर, वो है चेयरमैन, इन्हें बोला जाता है चीफ आर्किटेक्ट, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट थे वो थे अयंगार, गोपाला स्वामी अयंगार, ठीक है। और उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला। तो इनके लिए याद रखना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले कौन थे, सदाउल्ला थे, ठीक है, सादुल्ला, ठीक है। और एन माधव राव, इन्होंने बी एल मित्र को रिलीज किया था, और टी टी कृष्णामाचारी ने किसको किया था, डी पी कैतान को, ठीक है। उसके बाद आते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। देखो भी, एक तो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। लेंथीएस्ट रिटन है और लेंथीएस्ट है। इसमें क्या थे, 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, ठीक है, 22 पार्ट्स थे, भाग थे, और 8 अनुसूचियाँ या शेड्यूल्स थे, ठीक है। और देखो इसको बहुत सारे सोर्सेज से लेके बनाया हुआ है। इसमें सोर्सेज क्या क्या है, यूएसए से कुछ ना कुछ लिया हुआ है, यूके से, आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसएसआर थे, जर्मनी से, जापान से, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी काफ़ी चीज़ें इसमें दिखती हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है 1935 को। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो, कोई होता है रिजिड और कोई होता है फ्लेक्सिबल, इसमें दोनों के दोनों हैं, ठीक है। अब देखो, कोई अमेंडमेंट करना है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है पार्लियामेंट में, एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। और देखो, पार्लियामेंट से पास हो, फिर स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो, वेयर एज कुछ कुछ को क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में, जैसे कि कोई ऑर्डिनरी लॉ हो गया, ठीक है। तो एक तरह से वो कह रहा है कि अपने को पार्लियामेंट से एक कानून आया, एक जो टॉपिक आया, उसके ऊपर पार्लियामेंट की बहुमत भी जरूरी है और स्टेट लेजिस्लेचर की भी, ठीक है। फिर कोई इशू आता है, उसमें सिर्फ किसकी चाहिए, सिर्फ पार्लियामेंट से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ जो था वो संविधान क्या था हमारा, रिजिड था, और यहाँ क्या है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, यानी कि लचीला है, ठीक है, लचीला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जांपल, ये ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। नीदर स्ट्रिक्ट रिजिड लाइक यूएस। अब देखो यूएस में क्या होता है, यूएस में कोई भी चीज़ अगर चेंज करनी होती है तो उसमें बहुत सारा मतलब फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है। और यूके में कोई जोर नहीं आता, भी कुछ भी अमेंड करना हो तो वो किया जा सकता है। तो नीदर स्ट्रिक्टली रिजिड लाइक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और एंटायरली फ्लेक्सिबल लाइक यूके, यानी कि बीच बीच का मामला है, ठीक है, रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। और फेडरल लॉ विद यूनिटरी बायस। अब देखो, फेडरल सिस्टम तो सब समझते हैं, फेडरल सिस्टम मतलब एक यूनियन होगी और बहुत सारे स्टेट्स होंगे, लेकिन यूनिटरी बायस का मतलब क्या है, यूनिटरी बायस का मतलब ये है जो अधिकार चलेगा वो चलेगा सेंटर का, ठीक है, जो जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो होगी सेंटर की। अब देखो इसमें क्या होता है, आर्टिकल 1 डिफाइंस यूनियन ऑफ स्टेट एंड नोट। देखो, अपने जो संविधान में भी लिखा गया है वहाँ पे फेडरल वर्ड कहीं नहीं है, फेडरल वर्ड संविधान में कहीं भी नहीं है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह क्या बोला गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि बहुत सारे स्टेट्स की का समूह, ना कि फेडरेशन। फीचर ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन का फीचर क्या होता है, दो गवर्नमेंट होती हैं, उसमें पावर्स का डिवीजन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की चलती है उसमें, और रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म, यानी कि द्विसदनात्मक प्रणाली, ठीक है, दो सदन होते हैं, बाइकैमरलिज्म का मतलब ये होता है। और यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स। अब देखो नॉन फेडरल कौन से, फेडरल फीचर तो आपने सुन ही लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग सेंटर, ठीक है, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशंस, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, ऑल इंडिया सर्विस और इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है। और देखो ये नॉन फेडरल के, यानी कि इंडिया के लिए सारे के सारे उदाहरण थे, फेडरल में तो ये कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंटर डोमिनेट करेगा, लिखा हुआ है डोमिनेटिंग सेंटर, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, स्टेट हो चाहे सेंटर हो। सिंगल सिटीजनशिप रहती है, अपनों ने कभी सुना है कि दिल्ली की नागरिकता है, हम सुनते हैं हमेशा क्या,
भारत की नागरिकता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाई सिंपल बात है, अभी बता के आए आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत रिलैक्स भी प्रोवाइड करता है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिजिड भी हो जाता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखो जो जुडिशरी है वो अपनी इंटीग्रेटेड है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, अगर आप देखोगे वही सेशन कोर्ट होता है जिसमें हम केस कर देते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड, जिसमें केस दायर होते हैं आईपीसी वाले। आईपीसी क्या है, सेंट्रल है, ठीक है, सेंट्रल है, और उसी में ही केस फाइल होते हैं किससे रिलेटेड, स्टेट एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड। एक जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है, स्टेट एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड। इट मीन्स कि जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, दोनों काम करती है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, अब जो जितने भी गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, ये कौन चूज करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। ऑल इंडिया सर्विस, जो आईएएस आईपीएस होते हैं, इनकी पोस्टिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में होती है, ठीक है, लेकिन ये एम्प्लॉय किसके होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, ओके, इमरजेंसी प्रोविजंस। अब आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की फॉर्म कैसी होगी, पार्लियामेंट्री होगी। और कहता है इंडिया फॉलोज द वेस्टमिंस्टर सिस्टम, वेस्टमिंस्टर कुछ नहीं है, यूके वाला सिस्टम फॉलो करता है। सिंपल बात है, हमारे पूरे संविधान पर बहुत प्रभाव है किसका, यूनाइटेड किंगडम का, क्योंकि उन्होंने लगभग 200 साल राज किया, बट कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन के साथ है। देखते हैं क्या क्या है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, सिंपल बात है, जो मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। इंडिया इज रिपब्लिक विद एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जो रिपब्लिक है, अपने गणतंत्र हैं, लेकिन हमारा प्रेसिडेंट कौन चुनता है, वो इलेक्शन होता है उसका, ना कि हेरिडिटरी है वो। हेरिडिटरी मोनार्की मीन्स जो यूके में महारानी महाराजा वाला सिस्टम जो है वो इसमें नहीं होता। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन, इट इज बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो नॉट सोवरेन का मतलब क्या हुआ कि ये संप्रभु नहीं है, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जो चाहेगा वो अप्रूव कर लेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग बाउंड है। जुडिशरी इन इंडिया हैज़ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, देखो भाई जुडिशरी के पास अपील करने की पावर है, ठीक है, अनलाइक यूके, यूके से ये चीज़ अलग है, ठीक है। आगे चलते हैं। इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन ब्रिटिश पैटर्न, there are some fundamental differences between two. For example, the Indian Parliament is not a sovereign body like the British Parliament. Further, the Indian state has an elected head, republic, while the British state has an hereditary head. ये सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद ब्रिटिश पार्लियामेंट, while the principle of judicial supremacy is that of the American Supreme Court। अभी समझते हैं इसमें क्या है। देखो भारत में क्या है, पार्लियामेंट ऑल पावरफुल है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। इट्स लॉ आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, इसके लो जो सॉरी इट्स लॉज आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इनका सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। अब देखो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी वही बात हो गई, ठीक है, कि सेंट्रल लॉ से रिलेटेड भी केस कहाँ लड़े जाते हैं, उसी सेशन कोर्ट में, उसी सेशन कोर्ट में क्या लड़े जाते हैं, स्टेट एक्साइज पॉलिसी के लो, ठीक है, पॉलिसी के केसेस, ठीक है। अब देखो फेडरल लॉज कौन एनफोर्स करता है, फेडरल जुडिशरी, एंड द स्टेट लॉज आर एनफोर्स बाय स्टेट जुडिशरी, ठीक है, लेकिन केसेस दोनों में कहाँ हो जाते हैं, सेशन कोर्ट में हो जाते हैं। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन है और इंडिपेंडेंस है। सिंगल सिटीजनशिप, अपने को पता है सिर्फ भारत की नागरिकता रहेगी, किसी भी स्टेट की नागरिकता ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब बताए सोर्सेज क्या रहे इसके कॉन्स्टिट्यूशन के, सोर्सेज यानी कि कौन सी चीज़ कहाँ से लेगी, कौन सा प्रोविज़न या कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित है अपना जो क्या है वो संविधान है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। फेडरल स्कीम हमने देखा है, लेकिन फेडरल वर्ड कहीं यूज़ नहीं किया गया, ठीक है, वर्ड यूज़ किया गया यूनियन ऑफ इंडिया विद स्टेट्स। और ऑफिस ऑफ गवर्नर राज्यपाल, ठीक है, जुडिशरी, जुडिशरी यानी कि अपनी न्याय संहिता, ठीक है, और पीएससीज और एमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये कहाँ से लिया गया सब कुछ,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो ब्रिटेन से क्या लिया गया, अपने बहुत ज़्यादा प्रभावित है ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया गया, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम एंड प्रोरोगेटिव रिट्स और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। सिंपल बात है, इससे क्या लिया गया है, इससे लिया गया है संसद, ठीक है, और न्याय, वही न्याय संहिता, ठीक है, न्याय संहिता या कानून संहिता, ठीक है, और कानून बनाने की प्रक्रिया, और भारत में एकल नागरिकता होगी, ओके, और कैबिनेट सिस्टम होगा, कैबिनेट सिस्टम मतलब मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, और रिट्स वाला सिस्टम ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। और यूएस से क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट्स, सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, यूएस से। और जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये कहाँ से लिया है, यूएस से। जुडिशियल रिव्यू भी होना चाहिए। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को किसी भी तरीके से निकाला भी जा सकता है, महाभियोग लगा के, ये भी कहाँ से लिया हमने, यूएस से लिया है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी सिमिलर तरीके से हटाया जा सकता है, इसे बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ओके, और रिमूवल। अब आता है आयरलैंड से हमने क्या लिया, डीपीएसपी, इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जो राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है वो भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी कहाँ लिया गया है, आयरलैंड से, ठीक है। अब कैनेडियन गवर्नमेंट से हमने उठाया फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो हम बात करते हैं, हम फेडरेशन भी वर्ड यूज़ नहीं करते, क्या वर्ड यूज़ करते हैं, यूनियन, ठीक है। अब रेजिडरी पावर जो है वो सेंटर के पास होंगी। रेजिडरी पावर होती कौन सी है, रेजिडरी पावर सिंपल क्या होती है, जो किसी भी लिस्ट में नहीं आती, यानी कि उस पर स्टेट भी लॉ नहीं बना पा रहा, सेंटर भी नहीं आ पा रहा, ठीक है, और वो कंकरेंट में भी कहीं है नहीं, तीनों लिस्ट में जो नहीं है वो क्या होंगी, रेजिडरी पावर होंगी, और वो किसके हाथ में है, सेंटर के हाथ में है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, जो स्टेट गवर्नर होंगे, राज्यपाल होंगे, वो कौन चूज करेगा, वो सेंटर चूज करेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन भी है वो भी क्या तय करेगा, वो भी कहाँ से लिया गया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, जिस पर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं, लाइक लेबर, ठीक है, लेबर। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, भाई कहीं मर्जी हम जो मर्जी करें। कॉमर्स और इंटरकोर्स एंड जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, हाँ, जो आर्टिकल है 108 जॉइंट सीटिंग वाला शायद, ठीक है। तो जॉइंट सीटिंग ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जर्मनी से क्या लिया गया है, जो फंडामेंटल राइट है वो क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। यहाँ इमरजेंसी लगती ही वो थी, इन्होंने अपने आप ही इमरजेंसी वाले राइट बना के रखने थे, ठीक है। जर्मनी हिटलर का टाइम था वो। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर से क्या लिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगर राइट्स की बात करो तो वो कहाँ से लिए गए थे, वो लिए गए थे भाई यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और यूएसएसआर की बात करो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रेम्बल, जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये आइडिया लिया गया प्रेम्बल में, वो कहाँ से लिया, यूएसएसआर से। और फ्रेंच से लिया गया रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन प्रेम्बल, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। अब आती है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से भाई अमेंडमेंट लिए गए 368 नंबर क्या है, आर्टिकल है। और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद बना था ये, ठीक है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, ठीक है, उसके बाद प्रेम्बल की रचना की गई थी। तो उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो यूज़ हुए हैं, और उनके बारे में जान लेना अपने लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है वो प्रेम्बल की इंटरप्रिटेशन से कोर्ट केस सॉल्व किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो पहला शब्द आता है, उसमें आता है सोवरेन। सोवरेन होता है कि इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। किसी भी प्रकार की किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, या कोई डोमिनियन नहीं है किसी का भी ये, ठीक है। किसी भी नेशन पे ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, ठीक है। ये राजनीतिक फैसले खुद से ले सकता है, और लीगल ऑटोनॉमी, अपने कानून भी खुद से बना सकता है, ठीक है। सोवरेन मतलब संप्रभु, इसमें शक्ति विद्यमान है खुद को मैनेज करने की, ठीक है, सोवरेन। दूसरा वर्ड आता है सोशलिस्ट, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल वर्ड है, ठीक है। सोशलिस्ट एक्चुअली ये वर्ड जो है वो ज़्यादातर कम्युनिज्म सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दो तरह के सोशलिज्म होते हैं। सोशलिज्म क्या कहता है, वैसे जनरल जो डेफिनेशन है, जो कि प्रेम्बल से रिलेटेड नहीं है, उसमें कहता है कि ये जो पूंजीवादी है, या जो भी कैपिटलिस्ट
कैपिटलिस्ट हैं उनसे सारी पूंजी लेकर या सारा धन लेकर किन में बांट दिया जाना चाहिए, वर्कर क्लास के बीच में बांट दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारी जो प्रियम्बल में जो शब्द है उसका मीनिंग ये नहीं है। ये प्रमोट करता है इक्वेलिटी को, ठीक है। जो कम्युनिज्म की सोशलिज्म की बात की गई है हमारे प्रियम्बल में, वो है इक्वेलिटी को प्रमोट करता है, ठीक है। ये रोकता है किसको, प्रिवेंट करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ क्या ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ या कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज ना हो, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, किसी प्रकार का कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ या रिसोर्सेज ना हो, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे, ओके। और जो वेलफेयर मेजर्स हैं लाइक हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो है वो सरकार का ही कर्तव्य है, ठीक है। संविधानिक कर्तव्य है ये कि इनसे रिलेटेड कार्य किए जाए, मेजर्स लिए जाएं, वेलफेयर मेजर्स लिए जाएं, ठीक है। और ये जो है वो बैलेंसिंग क्रिएट करता है किसके बीच में, सोशल जस्टिस और लिबर्टी के बीच में, सोशल जस्टिस और लिबर्टी के बीच में बैलेंसिंग क्रिएट करना है इसका काम, ठीक है। तो ये इसका जो कॉन्टेक्स्ट है इनइक्वलिटी को दूर करना, ठीक है। नथिंग लाइक दैट कि कैपिटलिस्ट से जो सारा पैसा लेके किसको दे दिया जाए, वर्कर क्लास को दे दिया जाए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट में बिलीव करता है इंडिया या भारतीय का संविधान, ठीक है, नॉट इन कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारे भारत में जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, ठीक है। एक केस भी हुआ था DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें जो इंटरप्रिटेशन आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें भी यही बात की गई थी कि जो भारतीय सोसाइटी है उसमें मार्क्सिज्म और गांधीज्म का क्या है, मिक्सचर है, ना ही ओनली मार्क्सिज्म है और ना ही ओनली गांधीज्म है, ठीक है। तो ये है ब्लेंड है, ठीक है। ये एक ब्लेंड है। और ये बोला गया था किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था। एक केस हुआ था DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 में, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ओके। और ये सोशलिज्म वर्ड जो जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 42nd यानी कि 42वें संविधान संशोधन में 1976 में, ठीक है। इसे मिनी संविधान भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा वर्ड आता है सेकुलर। ये आप लोग बखूबी जानते हैं कि सेकुलरिज्म क्या होता है, सभी धर्मों का सम्मान करना है, ठीक है। और ये बहुत ही पॉजिटिव कंसेप्ट है, सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करनी है, सपोर्ट करना है, ठीक है। और कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। डेमोक्रेटिक के बारे में भी आप जानते हैं। डेमोक्रेसी ना दो टाइप की होती है, देखिए डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई लॉ पास करना है, ठीक है, लॉ पास करना है तो उसके लिए डायरेक्ट वोटिंग हो सकती है, या फिर डायरेक्ट वोटिंग कौन कर सकते हैं, वहाँ की जनता कर सकती है, ठीक है। या फिर उसके लिए वोटिंग कौन कर सकता है, जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि कर सकता है, ये रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, जिसे किसने चुना है, पब्लिक ने चुना है। तो हमारे में जो है वो है दूसरे वाला डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या कहता है, रेफरेंडम होगा, पीपल वोट ऑन प्रपोज्ड लॉ के लिए वोट करेंगे कि ये लॉ चाहिए नहीं। ये है स्विट्जरलैंड है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इनिशिएटिव सिटीजन पर्पस लेजिस्लेशन, ठीक है। और इनडायरेक्ट क्या है, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु गवर्न्स एंड लेजिस्लेट। तो भारत में जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये याद रखिएगा आप लोग। सेकंड आता है रिपब्लिक सिंपल है, भारत का एक हेड होगा जो कि हेरिडिटरी नहीं होगा, यानी कि मोनार्की नहीं है भारत में, ठीक है। हमेशा इलेक्शन होते हैं भारत में, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो क्या किया जाता है, इलेक्शन होता है उसका 5 ईयर्स के लिए, ओके। किसी को भी प्रिविलेज नहीं दिया जाता है, स्पेशल प्रिविलेज कोई भी नहीं है, ठीक है। और जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो किस में विद्यमान है, भारत के लोगों में विद्यमान है। भारत के लोग ही क्या करते हैं, अपना जनप्रतिनिधि चुनकर ऊपर भेजते हैं, ठीक है। और वो ही क्या करते हैं आगे, लेजिस्लेट या फिर कानूनी प्रक्रिया को बनाए रखते हैं, ठीक है। रिपब्लिक। अब आता है जस्टिस मोस्ट प्रिवेलिंग वर्ड है, ये सबके बारे सब जानते हैं इसके बारे में। इंक्लूड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये टर्म्स पूछी गई हैं एक बार एग्जाम में। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस,
ये इंस्पायर्ड बाय किससे था? जस्टिस वर्ड जो प्रियम्बल में ऐड हुआ ये है था रशियन रिवॉल्यूशन 1917, जिससे कौन कनेक्टेड थे? एम.एन. रॉय कनेक्टेड थे। आज का पहला जो पॉइंट था वही था, ठीक है? रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है? सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है? ये पार्ट 4 में है। पार्ट 4 में होता है डीपीएसपी, ठीक है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो है वो ये भी एक तरह से जस्टिस को ही क्या करता है? उसकी व्याख्या करता है। अब आता है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस टाइप की हो सकती है? सोचने की, बोलने की, अपना क्या कहते हैं, किसी धर्म को मानने की, किसी धर्म को फॉलो करने की और किसी की पूजा करने की। ये सारी स्वतंत्रताएं जो हैं वो भारत के संविधान में ऑलरेडी विद्यमान है, ठीक है? लिबर्टी इसलिए वर्ड है। अब आता है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी किस लिए होगी? इक्वेलिटी मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और इसके लिए आर्टिकल है 14 से 18, ये आगे आएगा, अभी हम पढ़ेंगे, पार्ट 3 से स्टार्ट होंगे ये, ठीक है? फिर आता है फ्रेटर्निटी, ये है भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है? अब देखो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, भाई इंडिविजुअल की डिग्निटी भी बनी रहे, ठीक है? और उनमें यूनिटी भी बनी रहे, ठीक है? और जिससे नेशन बना रहे। ये वर्ड यूज हुआ है, सॉरी, फर्स्ट टाइम जो ऐड हुआ है इंटीग्रिटी, जो वर्ड यूज हुआ है वो है 42nd अमेंडमेंट 1976 में। तो ये शब्द थे कुछ, आप लोग जितना याद रख पाए रख लेना, ठीक है? और अब आगे आते हैं इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड केस, ठीक है? किसकी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड? प्रियम्बल की। हुआ क्या भाई, एक केस होता है बेरूबारी यूनियन, ठीक है? इनके नाम सबने सुने, इनके बारे में डिटेल किसी को पता नहीं होती, ठीक है? बेरूबारी ये एक इलाका था जो कि वेस्ट बंगाल में था और ये एक समझौता हुआ जिसको बोलते हैं नेहरू नून, ठीक है? नेहरू नून एग्रीमेंट, ठीक है? उसमें क्या होना था कि कुछ जो लैंड पार्ट था, ठीक है, बेरूबारी का जो साउथ हिस्सा था वो जाना था ईस्ट पाकिस्तान को, नेहरू नून एग्रीमेंट के तहत, ठीक है? अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने पूछ लिया किससे? सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया, क्या ये दिया जा सकता है ऐसे? क्या ये दिया जा सकता है? तो मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, ये बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दिया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री जो है वो सलाह मांग सकता है, आर्टिकल 143 में, ये हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी के लिए ये पूछ लो कि उसने सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मांग लिया कि क्या दें या ना दें, कैसे दें? तो क्वेश्चन ये था, कैन टेरिटरी बी सीडेड विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिना कि भारत का हिस्सा किसी को दिया जा सकता है, ठीक है? और क्या प्रस्तावना ऐसा, यानी कि प्रियम्बल कोई ऐसा डिसीजन लेने के लिए बाउंड करती है? किसको बाउंड करती है? क्या मतलब अलाउ करती है सरकार को, ठीक है? तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जानने के लिए प्रियम्बल की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था। अब देखो डिसीजन इसमें क्या हुआ, कहता है कि प्रियम्बल क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, ये सिर्फ एक क्या है, प्रीफेस है। इन्होंने बोला ये सच क्या है, एक प्रीफेस है, ये पार्ट ही नहीं है भाई, ये प्रीफेस है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, लीगली बाइंडिंग नहीं हो सकती ये चीज़ें, ठीक है? तो अगर टेरिटोरियल सेशन करना है, रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ही भेजना पड़ेगा। अगर ये देने ही है बेरूबरी का कोई हिस्सा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? जनसंप्रभु है भारत, मतलब सोवरेन है, लेकिन ये जो ताकत विद्यमान है ये सिर्फ संसद में, ठीक है? संसद में ही विद्यमान है, ठीक है? किसी भी तरीके की बाउंड्री को चेंज करने की भारत के, ठीक है? बाउंड्री या टेरिटरी को किसी को देने की या लेने की, ये जो शक्ति विद्यमान है सिर्फ पार्लियामेंट में, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। एग्जीक्यूटिव अलोन कैन नॉट अल्टर नेशनल बाउंड्रीज, यानी कि एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकती, ओनली लेजिस्लेशन भी जरूरी है उसमें, ठीक है? लेजिस्लेशन का होना भी जरूरी है, यानी कि एक लॉ पास करना पड़ा उनको, लॉ नहीं, अमेंडमेंट पास करना पड़ा उनको आर्टिकल 368 में, ठीक है? अब देखो अब इसके बारे में जो बात जो है वो पलट गई थी, वो आएगा नेक्स्ट केस, वो आता है केशवानंद भारती केस। क्या हुआ कि केशवानंद भारती जो थे वो एक एडिन मठ था एक, ठीक है, केरला में, उसके अध्यक्ष थे, ठीक है, केशवानंद भारती। तो वहाँ पर क्या हुआ, केरला में क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म एक्ट चल रहा था, उसमें उनकी कुछ ज़मीन जो है वो पर राइट्स किसके हो गए, सीधे सीधे राइट्स हो गए किसके, केरला लैंड रिफॉर्म कमेटी के अधिकार हो गया, ठीक है? तो उन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन कर दिया कि ये जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो मेरा अधिकार था, ठीक है, फंडामेंटल राइट था, तो क्या इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत मेरे से छीना जा सकता है, ठीक है? तो
अब देखो, रेज कंसर्न अबाउट अमेंडिंग फंडामेंटल राइट्स एंड कोर कॉन्स्टिट्यूशन आइडियाज, ठीक है, ब्रोड द प्रियम्बल इनटू फोकस। अब प्रियम्बल आती है इसके फोकस में, ठीक है। अब देखो, उसने बंदे ने क्या मांगा होगा कि केशवानंद भारती ने, ठीक है, केशवनाथ भारती या केशवानंद भारती जो भी नाम था, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस, ठीक है, ये प्रियम्बल में 3 वर्ड यूज़ किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बता दिया कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। पहले क्या बताया था, प्रियम्बल जो है वो नॉट ए पार्ट, ठीक है, इज नॉट ए पार्ट। अब केशवानंद भारती ने बता दिया पार्ट है, ठीक है। और एक डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इट मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स को जो है वो गवर्नमेंट नहीं छेड़ सकती, क्योंकि वो क्या है, कोर वैल्यूज है। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी अमेंडमेंट करके उसको चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। वैसे ऊपर वाले केस में और इसमें डिफरेंस है कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो रही थी, स्पॉइल हो रही थी, ठीक है, संविधान की, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बट फिर भी इस बार क्या निकल के आया कि ये जो है प्रियम्बल जो है वो एक पार्ट है, ठीक है, ये केशवानंद भारती, और उससे पहले बेरूबारी केस में लिखा था प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है, ठीक है। प्रियम्बल आइडियल्स लाइक डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, लिबर्टी और जस्टिस, ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है, इनको हिंडर नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड इज नॉट एब्सोल्यूट, इससे ही आता है, ठीक है। उसमें आया था कि अमेंडमेंट इज पावर ऑफ अमेंडमेंट इज एब्सोल्यूट, ठीक है। अब थर्ड केस आता है LIC ऑफ इंडिया। ये भी एक तरह से आर्टिकल 21 में जो हमारे को राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, प्राणों का अधिकार है कि किसी के प्राण नहीं छीने जा सकते। उसमें क्या हुआ कि LIC जो था वो अपनी पॉलिसीज कुछ बेच रहा था, LIC कुछ पॉलिसीज बेच रहा था, और वो कह रहा था कुछ एम्प्लॉयज़ को जो हजार्डस प्लेसेस पे काम करते थे कि हम आपको ये पॉलिसी नहीं दे सकते, उनको एक्सक्लूड करके रखा था, जो भी हजार्डस प्लेस पे काम करते थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये तो इक्वालिटी नहीं हुई, ठीक है, ये तो इक्वालिटी नहीं हुई, और ये एक तरह से डिस्करेजमेंट है हमारे लिए काम करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, कैन द प्रियम्बल्स आइडिया गाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट की बात थी, क्योंकि उनको LIC को क्या लगता था कि इनका जो है वो रिस्क फैक्टर क्या है मरने का, इनकी डेथ का ज़्यादा है, तो क्लेम देना पड़ेगा इनको। तो इन्होंने हजार्डस प्लेसेस पे काम करने वाले जो भी वर्कर्स थे उनको डिनाई कर दिया था पॉलिसी बेचने से, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इक्वालिटी नहीं हुई, जस्टिस भी नहीं हुआ, और हमारी डिग्निटी भी क्या हो रही है, हार्म हो रही है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म करता है कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यूज प्रियम्बल वैल्यूज टू एक्सपेंड द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ इंक्लूडेड इंक्लूड्स डिग्निटी। अब कहते हैं राइट टू लाइफ में डिग्निटी भी होती है, हेल्थ भी होती है, और ह्यूमेन कंडीशंस भी होती है। LIC को डायरेक्ट किया गया कि अपनी जो गाइडलाइन है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रखी जाए, ठीक है। तो LIC ये केस हार गया था। स्ट्रेंथन्ड द इंटरप्रिवेटिव रोल ऑफ द प्रियम्बल इन एनफोर्सिंग सोशल इकोनॉमिक राइट्स। तो देखो, जो दूसरा केस था इसमें भी किसके हक में फैसला गया, प्रियम्बल जो है वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट है किसका, ये है इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो 3 केस आपने सभी सुने, बेरूबारी जिसमें ज़मीन देनी थी पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान को, नेहरू नून एग्रीमेंट के तहत, तो प्रेसिडेंट ने सलाह मांग ली किससे, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है संप्रभु वो बात अलग है, लेकिन आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, प्रियम्बल की बात जो है वो लागू नहीं हो सकती इस मुद्दे पे, जो प्रियम्बल है वो नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेम मुद्दा, सेम ऐसा ही केस आता है, ठीक है, जो एक ज़मीनी विवाद था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी का था, केशवानंदा भारती 1973 में। तो इसमें इंटरप्रिटेशन लिख के आई कि वो जो है प्रियम्बल जो है वो एक पार्ट है किसका, प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसमें लिखी की हर बात को फॉलो करना पड़ेगा, इक्वलिटी ज़रूरी है, ठीक है। तो सीधा अमेंडमेंट करके किसी की भी प्रॉपर्टी हथियाई नहीं जा सकती, ठीक है। फिर थर्ड आता है, प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो था LIC ऑफ इंडिया, और LIC को डायरेक्ट किया गया कि अपनी गाइडलाइंस को नॉन डिस्क्रिमिनेटरी करो भाई, और हजार्डस प्लेस पे काम करने वालों के लिए भी सेम पॉलिसी जो है वो वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो आता है एमिनेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। सिंपल है, बेसिक स्ट्रक्चर को हिंडर किए बिना अगर कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो वो वैलिड होगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं,
देखो, कोर प्रिंसिपल लाइक डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, लिबर्टी वर डिक्लेयर इनवॉयलेबल। भाई इनको वॉयलेट नहीं किया जा सकता, इनवॉयलेबल। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड subject to the condition that no amendment is done to the basic features, बेसिक स्ट्रक्चर या फीचर को हार्म नहीं होना। फंडामेंटल फीचर ऑफ द constitution contained in the preamble कैन नॉट बी altered by any amendment under 368, आर्टिकल नंबर 368। प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, अभी तक सिर्फ हुई है 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये जो थे आज का जो भी लेक्चर नंबर 2 था, मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। 1934 में पहले एम एन रॉय कहते हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए रिवीजन। ठीक है, 1934 में एम एन रॉय कहते हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। इन्होंने ये सब सीखा था कम्युनिज्म से या कौमी इंटर्न से, ये कनेक्टेड थे। ठीक है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया जो के को फाउंडर थे 1925 में। भाई 1934 में इन्होंने बोला, 1935 में GOI एक्ट आ गया। उससे पहले निराशा होगी क्योंकि इन्होंने कॉलोनियल फ्रेमवर्क अपनाया था, इसलिए INC में फर्स्ट टाइम डिमांड की गई किसकी, 1935 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। 1938 में नेहरू ने हरिपुरा सेशन में फिर कह दिया कि किसी भी भारी इंटरफेरेंस के बिना कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जानी चाहिए और वोटिंग के आधार पर बनाई जानी चाहिए। ठीक है, फिर आता है 1940 में अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि इनको चाहिए था भी वर्ल्ड वॉर के लिए सपोर्ट अंग्रेजों को, ठीक है, ब्रिटिशर को। तो इन्होंने बोला कि अभी इंडिपेंडेंस नहीं देंगे लेकिन बाद में दे देंगे, और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने मान लिया। ठीक है, और जो वाइसरॉय की काउंसिल थी लेजिस्लेशन के लिए, उसमें भी भारतीयों की जो रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की बात कही। ठीक है, फिर आता है क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। ठीक है, वॉर चल रहा था बहुत ज़ोरों शोरों से। ठीक है, और इन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात पहली बार इसमें मान ली थी, और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को भी प्रोटेक्ट रखा था। मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया, ये सोच के कि इन्होंने पाकिस्तान की तो बात ही नहीं की, और सभी प्रोविंस को जो है वो अधिकार था अपना देश बनाने का या किसी भी यूनियन में शामिल होने का, इसलिए INC ने भी रिजेक्ट कर दी। फिर आता है 1946 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कंस्टिट्यूट हो गई। ठीक है, ये था कैबिनेट मिशन प्लान, और इसके बाद आएगा माउंटबेटन प्लान जिसमें आज़ादी मिलेगी अपने को। ठीक है, और ये कहता है कि हम जो है वो इंडियन लीडरशिप को ये सौंप देंगे जो भी सत्ता होगी, और एक फ्री यूनाइटेड इंडिया बना देंगे। ठीक है, तो और जो डिस्प्यूट है INC और मुस्लिम लीग का वो भी रिजोल्व करवा देंगे। ठीक है, बोला तो इन्होंने कुछ था, हुआ कुछ। ठीक है, उसके बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने कुछ लोग जो पार्टली इलेक्टेड थे और पार्टली नॉमिनेटेड थे। ठीक है, फिर जो है वो इसमें सबका कंट्रीब्यूशन था, हमने पढ़ा, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, पारसी का, एंग्लो का। पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर को, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है क्या अध्यक्ष, एक बार के लिए टेम्परेरी अध्यक्ष, फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सबसे बड़ा है एज में उसे बनाया जाएगा। फिर 2 दिन बाद ही परमानेंट अध्यक्ष बन जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, और अगर कोई भी लेजिस्लेशन से रिलेटेड होता है तो उसके अध्यक्ष रहते हैं कौन, राजेंद्र प्रसाद, सॉरी जीवी मालंकर, अदरवाइज कौन रहता है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और और हाँ, जो VP जो थे वो बनाए गए वाइस प्रेसिडेंट SC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। और जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए कब, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 2-3 दिन का इनमें गैप है। फिर 22 जनवरी को हमने क्या कहते हैं रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, और 3 जून को हमने माउंटबेटन प्लान आया, और उसमें इंडिपेंडेंस मिलने की बात हुई भारत के लिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, लेजिस्लेशन बॉडी की तरह काम करती थी जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली, तो GV मावलंकर अध्यक्षता करते थे, अदरवाइज कौन करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कॉमनवेल्थ का दर्जा भारत को मिला मई 1949 में, और 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था भाई, नेशनल फ्लैग। और 2 दिन पहले तीन चीज़ें हुई थी। 2 दिन पहले संविधान लागू होने के 2 दिन पहले राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया, और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए। अब 26 नवंबर को जो सबसे बड़ा संविधान 22 पार्ट 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल जो है वो बनकर तैयार हो गया, और प्रेम्बल जो है वो इसके इनेक्टमेंट के बाद बनी थी। ठीक है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट के बाद बनी थी। कुछ प्रोविज़न
जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड थे, टेम्परेरी और ट्रांजिशन ऑफ पावर से रिलेटेड थे, और कमीशन इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड थे, वो पहले ही लागू हो गए थे। बाकी लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। सबसे अच्छी कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। फिर थी स्टीयरिंग कमेटी, जिसके थे राजेंद्र प्रसाद। यूनियन से रिलेटेड जो भी कमेटी थी उनके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और प्रोविंशियल से रिलेटेड थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें जो अगर किसी की बात की जाए माइनॉरिटी के लिए जो इंटरेस्ट के लिए जो काम कर रहा था वो था सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर, एक तो लेंथीएस्ट है ये, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेस से लिया गया, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है। अब देखो फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी वाइज, कहीं भी फेडरल वर्ड का यूज़ संविधान में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके फीचर हैं। ओके, और बस ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है, और इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इसका मतलब ये हो गया, सिंपल है कि इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया स्टेट और सेंटर दोनों के लिए सेम जुडिशरी का काम होता है, यानी कि सेशन कोर्ट में ही सेंटर से रिलेटेड बनाए हुए लोग के अकॉर्डिंग भी मुकदमे सुने जाते हैं और स्टेट वाले भी। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। और सोर्सेज क्या क्या थे, देखो ये सभी सोर्सेज हैं। कहाँ से क्या लिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट मतलब समवर्ती सूची, यानी कि जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग जो लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग होती है, आर्टिकल 108 है ये भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है, और जर्मनी से क्या लिया गया भाई, आपातकाल। जर्मनी में क्या होता है, आपातकाल बहुत लगते थे, वहाँ हिटलर था। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है इमरजेंसी में, यानी कि आपातकाल में क्या हो जाते थे, रद्द हो जाते थे। ठीक है, रशिया से लिए गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो लिए गए हैं भाई यूएसए से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं हमने अमेंडमेंट्स, जितने भी अमेंडमेंट होते हैं 368 नंबर आर्टिकल में, वो साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। ठीक है, फ्रांस से लिए गया रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये बहुत ही इजी टास्क है, इतना ज़्यादा ये है नहीं। उसके बाद आते हैं कीवर्ड जो यूज हुए किसमें, प्रियम्बल में, और उसके बाद आते हैं ये 3 केस, बेरुबारी ज़मीनी विवाद, ठीक है, केशवनंद भारती ज़मीनी विवाद, और LIC ऑफ इंडिया पॉलिसी विवाद। ठीक है, तो ये आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, अपने आगे के आर्टिकल्स स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, तो इसके लगभग 20 लेक्चर होंगे, आपके 20 लेक्चर होंगे, और आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद आप किसी भी टाइप के जो MCQs होंगे वो सोल्व करने लायक होंगे। इस 20 लेक्चर के बाद भी, या इन 20 लेक्चर के बीच में ही हम MCQs भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो कि MCQs होंगे वो प्रीवियस पेपर पर आधारित होंगे, सेम क्वेश्चन नहीं होंगे उस पर। जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद बना था ये। ठीक है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, ठीक है, उसके बाद प्रियम्बल की रचना की गई थी। तो उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो यूज़ हुए हैं, और उनके बारे में जान लेना अपने लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है वो प्रियम्बल की इंटरप्रिटेशन से कोर्ट केस सॉल्व किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो पहला शब्द आता है, उसमें आता है सोवरेन। सोवरेन होता है कि इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, किसी प्रकार की किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, या कोई डोमिनियन नहीं है किसी का भी ये। ठीक है, किसी भी नेशन पे ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है। ठीक है, ये राजनीतिक फैसले खुद से ले सकता है, और लीगल ऑटोनॉमी, अपने कानून भी खुद से बना सकता है। ठीक है, सोवरेन मतलब संप्रभु, इसमें अ, शक्ति विद्यमान है खुद को मैनेज करने की। ठीक है, सोवरेन। दूसरा वर्ड आता है सोशलिस्ट, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल वर्ड है। ठीक है, सोशलिस्ट एक्चुअली ये वर्ड जो है वो ज़्यादातर कम्युनिज्म सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दो तरह के सोशलिज्म होते हैं। सोशलिज्म क्या कहता है, वैसे जनरल जो डेफिनेशन है, जो कि प्रियम्बल से रिलेटेड नहीं है, उसमें कहता है कि ये जो पूंजीवादी है, या जो भी कैपिटलिस्ट हैं, उनसे सारी पूंजी लेकर या सारा धन लेकर किन में बांट दिया जाना चाहिए, वर्कर क्लास के बीच में बांट दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारी जो प्रियम्बल में जो शब्द है उसका मीनिंग ये नहीं है। ये प्रमोट करता है इक्वेलिटी को। ठीक है, जो कम्युनिज्म की सोशलिज्म की बात की गई है हमारे प्रियम्बल में, वो है इक्वेलिटी को प्रमोट करता है। ठीक है, ये रोकता है किसको, प्रिवेंट करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ क्या ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ या कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज ना हो, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो,
इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, किसी प्रकार का कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ या रिसोर्सेज ना हो, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे। ओके। और जो वेलफेयर मेजर्स हैं लाइक हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो है वो सरकार का ही कर्तव्य है, ठीक है, संविधानिक कर्तव्य है ये कि इनसे रिलेटेड कार्य किए जाए, मेजर्स लिए जाएं, वेलफेयर मेजर्स लिए जाएं, ठीक है। और ये जो है वो बैलेंसिंग क्रिएट करता है किसके बीच में, सोशल जस्टिस और लिबर्टी के बीच में, सोशल जस्टिस और लिबर्टी के बीच में बैलेंसिंग क्रिएट करना है इसका काम, ठीक है। तो ये इसका जो कॉन्टेक्स्ट है इनइक्वलिटी को दूर करना, ठीक है। नथिंग लाइक दैट कि कैपिटलिस्ट से जो सारा पैसा लेके किसको दे दिया जाए, वर्कर क्लास को दे दिया जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट में बिलीव करता है इंडिया या भारतीय संविधान, ठीक है, नॉट इन कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारे भारत में जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, ठीक है। एक केस भी हुआ था DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें जो इंटरप्रिटेशन आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें भी यही बात की गई थी कि जो भारतीय सोसाइटी है उसमें मार्क्सिज्म और गांधीज्म का क्या है, मिक्सचर है, ना ही ओनली मार्क्सिज्म है और ना ही ओनली गांधीज्म है, ठीक है। तो ये है ब्लेंड है, ठीक है, ये एक ब्लेंड है। और ये बोला गया था किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था। एक केस हुआ था DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 में, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ओके। और ये सोशलिज्म वर्ड जो जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 42nd यानी कि 42वें संविधान संशोधन में 1976 में, ठीक है। इसे मिनी संविधान भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा वर्ड आता है सेकुलर। ये आप लोग बखूबी जानते हैं कि सेकुलरिज्म क्या होता है, सभी धर्मों का सम्मान करना है, ठीक है। और ये बहुत ही पॉजिटिव कंसेप्ट है, सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करनी है, सपोर्ट करना है, ठीक है। और कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। डेमोक्रेटिक के बारे में भी आप जानते हैं। डेमोक्रेसी ना दो टाइप की होती है, देखिए, डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई लॉ पास करना है, ठीक है, लॉ पास करना है तो उसके लिए डायरेक्ट वोटिंग हो सकती है, या फिर डायरेक्ट वोटिंग कौन कर सकते हैं, वहाँ की जनता कर सकती है, ठीक है। या फिर उसके लिए वोटिंग कौन कर सकता है, जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि कर सकता है, ये रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, जिसे किसने चुना है, पब्लिक ने चुना है। तो हमारे में जो है वो है दूसरे वाला डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या कहता है, रेफरेंडम होगा, पीपल वोट ऑन प्रपोज्ड लॉ के लिए वोट करेंगे कि ये लॉ चाहिए या नहीं। ये है स्विट्जरलैंड है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इनिशिएटिव सिटीजन पर्पस लेजिस्लेशन, ठीक है। और इनडायरेक्ट क्या है, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु गवर्न्स एंड लेजिस्लेट। तो भारत में जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये याद रखिएगा आप लोग। सेकंड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक सिंपल है, भारत का एक हेड होगा जो कि हेरिडिटरी नहीं होगा, यानी कि मोनार्की नहीं है भारत में, ठीक है। हमेशा इलेक्शन होते हैं भारत में, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो क्या किया जाता है, इलेक्शन होता है उसका 5 ईयर्स के लिए, ओके। किसी को भी प्रिविलेज नहीं दिया जाता है, स्पेशल प्रिविलेज कोई भी नहीं है, ठीक है। और जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो किस में विद्यमान है, भारत के लोगों में विद्यमान है। भारत के लोग ही क्या करते हैं, अपना जनप्रतिनिधि चुनकर ऊपर भेजते हैं, ठीक है। और वो ही क्या करते हैं आगे, लेजिस्लेट या फिर कानूनी प्रक्रिया को बनाए रखते हैं, ठीक है। रिपब्लिक। अब आता है जस्टिस मोस्ट प्रिवेलिंग वर्ड है, ये सबके बारे सब जानते हैं इसके बारे में। इंक्लूड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये टर्म्स पूछी गई हैं एक बार एग्जाम में। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये इंस्पायर्ड बाय किससे था, जस्टिस वर्ड जो प्रियम्बल में ऐड हुआ ये है था रशियन रिवॉल्यूशन 1917, जिससे कौन कनेक्टेड थे, MN रॉय कनेक्टेड थे। आज का पहला जो पॉइंट था वही था, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। ये पार्ट 4 में है। पार्ट 4 में होता है DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो है वो ये भी एक तरह से जस्टिस को ही क्या करता है, उसकी व्याख्या करता है। अब आता है लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस टाइप की हो सकती है, सोचने की, बोलने की,
अपना क्या कहते हैं, किसी धर्म को मानने की, किसी धर्म को फॉलो करने की और किसी की पूजा करने की। ये सारी स्वतंत्रताएँ जो हैं वो भारत के संविधान में ऑलरेडी विद्यमान हैं, ठीक है। लिबर्टी इसलिए वर्ड है। अब बताइए इक्वालिटी, इक्वालिटी किस लिए होगी? इक्वालिटी मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और इसके लिए आर्टिकल है 14 से 18, ये आगे आएगा, अभी हम पढ़ेंगे, पार्ट 3 से स्टार्ट होंगे ये, ठीक है। फिर आता है फ्रेटर्निटी, ये है भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। अब देखो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, भाई इंडिविजुअल की डिग्निटी भी बनी रहे, ठीक है, और उनमें यूनिटी भी बनी रहे, ठीक है, और जिससे नेशन बना रहे। ये वर्ड यूज हुआ है, सॉरी फर्स्ट टाइम जो ऐड हुआ है इंटीग्रिटी, जो वर्ड यूज हुआ है वो है 42nd अमेंडमेंट 1976 में। तो ये शब्द थे कुछ, आप लोग जितना याद रख पाए रख लेना, ठीक है। और अब आगे आते हैं इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड केस, ठीक है। किसकी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड? प्रियम्बल की। हुआ क्या भाई, एक केस होता है बेरूबारी यूनियन, ठीक है। इनके नाम सबने सुने, इनके बारे में डिटेल किसी को पता नहीं होती, ठीक है। बेरूबारी ये एक इलाका था जो कि वेस्ट बंगाल में था, और ये एक समझौता हुआ जिसको बोलते हैं नेहरू नून, ठीक है, नेहरू नून एग्रीमेंट, ठीक है। उसमें क्या होना था कि कुछ जो लैंड पार्ट था, ठीक है, बेरूबारी का जो साउथ हिस्सा था वो जाना था ईस्ट पाकिस्तान को, नेहरू नून एग्रीमेंट के तहत, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने पूछ लिया किससे? सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया, क्या ये दिया जा सकता है ऐसे? क्या ये दिया जा सकता है? तो मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, ये बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिया जा सकता है तो प्रधानमंत्री जो है वो सलाह मांग सकता है, आर्टिकल 143 में, ये हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी के लिए पूछ लो कि उसने सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मांग लिया कि क्या दें या ना दें, कैसे दें। तो क्वेश्चन ये था, कैन टेरिटरी बी सीडेड विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिना कि भारत का हिस्सा किसी को दिया जा सकता है, ठीक है। और क्या प्रस्तावना ऐसा, यानी कि प्रियम्बल कोई ऐसा डिसीजन लेने के लिए बाउंड करती है, किसको बाउंड करती है, क्या मतलब अलाउ करती है सरकार को, ठीक है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जानने के लिए प्रियम्बल की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था। अब देखो डिसीजन इसमें क्या हुआ, कहता है कि प्रियम्बल क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, ये सिर्फ एक क्या है, प्रीफेस है। इन्होंने बोला ये सच क्या है, एक प्रीफेस है, ये पार्ट ही नहीं है भाई, ये प्रीफेस है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, लीगली बाइंडिंग नहीं हो सकती ये चीज़ें, ठीक है। तो अगर टेरिटोरियल सेशन करना है, रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ही भेजना पड़ेगा। अगर ये देने ही है बेरूबरी यूनियन, बेरूबरी का कोई हिस्सा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जनसंप्रभु है भारत, मतलब सोवरेन है, लेकिन ये जो ताकत विद्यमान है ये सिर्फ संसद में, ठीक है, संसद में ही विद्यमान है, ठीक है। किसी भी तरीके की बाउंड्री को चेंज करने की भारत के, ठीक है, बाउंड्री या टेरिटरी को किसी को देने की या लेने की, ये जो शक्ति विद्यमान है सिर्फ पार्लियामेंट में, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। एग्जीक्यूटिव अलोन कैन नॉट अल्टर नेशनल बाउंड्रीज, यानी कि एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकती, ओनली लेजिस्लेशन भी जरूरी है उसमें, ठीक है, लेजिस्लेशन का होना भी जरूरी है, यानी कि एक लॉ पास करना पड़ा उनको, लॉ नहीं अमेंडमेंट पास करना पड़ा उनको आर्टिकल 368 में, ठीक है। अब देखो अब इसके बारे में जो बात जो है वो पलट गई थी, वो आएगा नेक्स्ट केस, वो आता है केशवानंद भारती केस। क्या हुआ कि केशवानंद भारती जो थे वो एक एडिन मठ था एक, ठीक है, केरला में, उसके अध्यक्ष थे, ठीक है, केशवानंद भारती। तो वहाँ पर क्या हुआ, केरला में क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म एक्ट चल रहा था, उसमें उनकी कुछ ज़मीन जो है वो पर राइट्स किसके हो गए, सीधे सीधे राइट्स हो गए किसके, केरला लैंड रिफॉर्म कमेटी के अधिकार हो गया, ठीक है। तो उन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन कर दिया कि ये जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो मेरा अधिकार था, ठीक है, फंडामेंटल राइट था, तो क्या इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत मेरे से छीना जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो, रेज कंसर्न अबाउट अमेंडिंग फंडामेंटल राइट्स एंड कोर कॉन्स्टिट्यूशन आइडियाज, ठीक है, ब्रॉड द प्रेम्बल इनटू फोकस। अब प्रेम्बल आती है इसके फोकस में, ठीक है। अब देखो उसने बंदे ने क्या मांगा होगा कि केशवानंद भारती ने, ठीक है, केशवनाथ भारती या केशवानंद भारती जो भी नाम था, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस, ठीक है, ये प्रियम्बल में 3 वर्ड यूज किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बता दिया कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पहले क्या बताया था, प्रियम्बल जो है वो नॉट ए पार्ट, ठीक है, इज नॉट ए पार्ट। अब केशवानंद भारती ने बता दिया पार्ट है, ठीक है, और एक डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर,
पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इट मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स को जो है वो गवर्नमेंट नहीं छेड़ सकती, क्योंकि वो क्या है, कोर वैल्यूज है। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी अमेंडमेंट करके उसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, वैसे ऊपर वाले केस में और इसमें डिफरेंस है कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो रही थी, स्पॉइल हो रही थी, ठीक है, संविधान की, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बट फिर भी इस बार क्या निकल के आया कि ये जो है प्रेम्बल जो है वो एक पार्ट है। ठीक है, ये केशवानंद भारती, और उससे पहले बेरूबारी केस में लिखा जाता है प्रेम्बल जो है वो पार्ट नहीं है। ठीक है, प्रियम्बल आइडियल्स लाइक डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, लिबर्टी और जस्टिस ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है, इनको हिंडर नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड इज नॉट एब्सोल्यूट, इससे ही आता है। ठीक है, उसमें आया था कि अमेंडमेंट इज पावर ऑफ अमेंडमेंट इज एब्सोल्यूट। ठीक है, अब थर्ड केस आता है LIC ऑफ इंडिया। ये भी एक तरह से आर्टिकल 21 में जो हमारे को राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, प्राणों का अधिकार है कि किसी के प्राण नहीं छीने जा सकते, उसमें क्या हुआ कि LIC जो था वो अपनी पॉलिसीज कुछ बेच रहा था। LIC कुछ पॉलिसीज बेच रहा था और वो कह रहा था कुछ एम्प्लॉयज़ को जो हजार्डस प्लेसेस पे काम करते थे कि हम आपको ये पॉलिसी नहीं दे सकते, उनको एक्सक्लूड करके रखा था, जो भी हजार्डस प्लेस पे काम करते थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये तो इक्वालिटी नहीं हुई। ठीक है, ये तो इक्वालिटी नहीं हुई और ये एक तरह से डिस्करेजमेंट है हमारे लिए काम करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, कैन द प्रियम्बल्स आइडिया गाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट की बात थी। क्योंकि उनको LIC को क्या लगता था कि इनका जो है वो रिस्क फैक्टर क्या है मरने का, इनकी डेथ का ज़्यादा है, तो क्लेम देना पड़ेगा इनको। तो इन्होंने हजार्डस प्लेसेस पे काम करने वाले जो भी वर्कर्स थे उनको डिनाई कर दिया था पॉलिसी बेचने से। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इक्वालिटी नहीं हुई, जस्टिस भी नहीं हुआ और हमारी डिग्निटी भी क्या हो रही है, हार्म हो रही है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म करता है कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूज प्रियम्बल वैल्यूज टू एक्सपेंड द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स डिग्निटी। अब कहते हैं राइट टू लाइफ में डिग्निटी भी होती है, हेल्थ भी होती है और ह्यूमेन कंडीशंस भी होती है। LIC को डायरेक्ट किया गया कि अपनी जो गाइडलाइन है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रखी जाए। ठीक है, तो LIC ये केस हार गया था। स्ट्रेंथन्ड द इंटरप्रिवेटिव रोल ऑफ द प्रियम्बल इन एनफोर्सिंग सोशल इकोनॉमिक राइट्स। तो देखो, जो दूसरा केस था इसमें भी किसके हक में फैसला गया प्रियम्बल जो है वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट है किसका, ये है इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो तीन केस आपने भी सुने, बेरूबारी जिसमें ज़मीन देनी थी पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान को, नेहरू नून एग्रीमेंट के तहत, तो प्रेसिडेंट ने सलाह मांग ली किससे, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है संप्रभु वो बात अलग है, लेकिन आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, प्रियम्बल की बात जो है वो लागू नहीं हो सकती इस मुद्दे पे, जो प्रियम्बल है वो नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेम ऐसा ही केस आता है। ठीक है, जो एक ज़मीनी विवाद था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी का था, केशवानंदा भारती 1973 में। तो इसमें इंटरप्रिटेशन लिख के आई कि वो जो है प्रियम्बल जो है वो एक पार्ट है किसका, प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और उसमें लिखी की हर बात को फॉलो करना पड़ेगा, इक्वलिटी ज़रूरी है। ठीक है, तो सीधा अमेंडमेंट करके किसी की भी प्रॉपर्टी हथियाई नहीं जा सकती। ठीक है, फिर थर्ड आता है प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो था LIC ऑफ इंडिया, और LIC को डायरेक्ट किया गया कि अपनी गाइडलाइंस को नॉन डिस्क्रिमिनेटरी करो भाई, और हजार्डस प्लेस पे काम करने वालों के लिए भी सेम पॉलिसी जो है वो वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आता है एमिनेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। सिंपल है, बेसिक स्ट्रक्चर को हिंडर किए बिना अगर कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो वो वैलिड होगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो, कोर प्रिंसिपल लाइक डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, लिबर्टी वर डिक्लेयर इनवॉयलेबल। भाई इनको वॉयलेट नहीं किया जा सकता, इनवॉयलेबल। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड subject to the condition that no amendment is done to the basic features। बेसिक स्ट्रक्चर या फीचर को हार्म नहीं होना, फंडामेंटल फीचर ऑफ द constitution contained in the preamble कैन नॉट बी altered by any amendment under 368, आर्टिकल नंबर 368। प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस, अभी तक सिर्फ हुई है 1976 में 42वां संविधान संशोधन,
जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये जो थे, आज का जो भी लेक्चर नंबर 2 था, मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। 1934 में पहले एम एन रॉय कहते हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए रिवीजन। ठीक है, 1934 में एम एन रॉय कहते हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। इन्होंने ये सब सीखा था कम्युनिज्म से या कौमी इंटर्न से, ये कनेक्टेड थे। ठीक है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया जो के को फाउंडर थे 1925 में। भाई 1934 में इन्होंने बोला, 1935 में GOI एक्ट आ गया। उससे पहले निराशा होगी क्योंकि उन्होंने कॉलोनियल फ्रेमवर्क अपनाया था, इसलिए INC में फर्स्ट टाइम डिमांड की गई किसकी, 1935 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली की। 1938 में नेहरू ने हरिपुरा सेशन में फिर कह दिया कि किसी भी भारी इंटरफेरेंस के बिना कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जानी चाहिए और वोटिंग के आधार पर बनाई जानी चाहिए। ठीक है, फिर आता है 1940 में अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि इनको चाहिए था भी वर्ल्ड वॉर के लिए सपोर्ट अंग्रेजों को, ठीक है, ब्रिटिशर को। तो इन्होंने बोला कि अभी इंडिपेंडेंस नहीं देंगे लेकिन बाद में दे देंगे, और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने मान लिया। ठीक है, और जो वाइसरॉय की काउंसिल थी लेजिस्लेशन के लिए, उसमें भी भारतीयों की जो रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की बात कही। ठीक है, फिर आता है क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। ठीक है, वॉर चल रहा था बहुत ज़ोरों शोरों से। ठीक है, और इन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात पहली बार इसमें मान ली थी, और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को भी प्रोटेक्टेड रखा था। मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया, ये सोच के कि इन्होंने पाकिस्तान की तो बात ही नहीं की, और सभी प्रोविंस को जो है वो अधिकार था अपना देश बनाने का या किसी भी यूनियन में शामिल होने का, इसलिए INC ने भी रिजेक्ट कर दी। फिर आता है 1946 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कंस्टिट्यूट हो गई। ठीक है, ये था कैबिनेट मिशन प्लान, और इसके बाद आएगा माउंटबेटन प्लान जिसमें आज़ादी मिलेगी अपने को। ठीक है, और ये कहता है कि हम जो है वो इंडियन लीडरशिप को ये सौंप देंगे जो भी सत्ता होगी, और एक फ्री यूनाइटेड इंडिया बना देंगे। ठीक है, तो और जो डिस्प्यूट है INC और मुस्लिम लीग का वो भी रिजोल्व करवा देंगे। ठीक है, बोला तो इन्होंने कुछ था, हुआ कुछ। ठीक है, उसके बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने कुछ लोग जो पार्टली इलेक्टेड थे और पार्टली नॉमिनेटेड थे। ठीक है, फिर जो है वो इसमें सबका कंट्रीब्यूशन था, हमने पढ़ा, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, पारसी का, एंग्लो का। पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर को, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है क्या अध्यक्ष, एक बार के लिए टेम्परेरी अध्यक्ष, फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सबसे बड़ा है एज में उसे बनाया जाएगा। फिर 2 दिन बाद ही परमानेंट अध्यक्ष बन जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, और अगर कोई भी लेजिस्लेशन से रिलेटेड होता है तो उसके अध्यक्ष रहते हैं कौन, राजेंद्र प्रसाद, सॉरी जीवी मालंकर, अदरवाइज कौन रहता है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और और हाँ, जो वाईपी थे, सॉरी वीपी जो थे, वो बनाए गए वाइस प्रेसिडेंट SC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। और जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए कब, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 2 दिन का इनमें गैप है। फिर 22 जनवरी को हमने क्या कहते हैं रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, और 3 जून को हमने माउंटबेटन प्लान आया, और उसमें इंडिपेंडेंस मिलने की बात हुई भारत के लिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, लेजिस्लेशन बॉडी की तरह काम करती थी जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली, तो GV मावलंकर अध्यक्षता करते थे, अदरवाइज कौन करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कॉमनवेल्थ का दर्जा भारत को मिला मई 1949 में, और 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था भाई, नेशनल फ्लैग। और 2 दिन पहले, तीन तीन चीज़ें हुई थी 2 दिन पहले, संविधान लागू होने के 2 दिन पहले राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया, और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए। अब 26 नवंबर को जो सबसे बड़ा संविधान 22 पार्ट 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल जो है वो बनकर तैयार हो गया, और प्रेम्बल जो है वो इसके इनेक्टमेंट के बाद बनी थी। ठीक है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट के बाद बनी थी। कुछ प्रोविज़न जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड थे, टेम्परेरी और ट्रांजिशन पावर से रिलेटेड थे, और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड थे, वो पहले ही लागू हो गए थे। बाकी लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। सबसे अच्छी कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। फिर थी स्टीयरिंग कमेटी, जिसके थे राजेंद्र प्रसाद। यूनियन से रिलेटेड जो भी कमेटी थी उनके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और प्रोविंशियल से रिलेटेड थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें जो अगर किसी की बात की जाए माइनॉरिटी के लिए जो इंटरेस्ट के लिए जो काम कर रहा था वो था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर, एक तो लेंथीएस्ट है ये, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेस से लिया गया, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है।
अब देखो फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी बायस, कहीं भी फेडरल वर्ड का यूज़ संविधान में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके फीचर हैं। ओके, और बस ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है और इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इसका मतलब ये हो गया, सिंपल है कि इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया स्टेट और सेंटर दोनों के लिए सेम जुडिशरी का काम होता है, यानी कि सेशन कोर्ट में ही सेंटर से रिलेटेड बनाए हुए लोग के अकॉर्डिंग भी मुकदमे सुने जाते हैं और स्टेट वाले भी, ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। और सोर्सेज क्या क्या थे, देखो ये सभी सोर्सेज हैं। कहाँ से क्या लिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट मतलब समवर्ती सूची, यानी कि जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग जो लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग होती है, आर्टिकल 108 है ये भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है। और जर्मनी से क्या लिया गया भाई, आपातकाल। जर्मनी में क्या होता है, आपातकाल बहुत लगते थे, वहाँ हिटलर था, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है इमरजेंसी में, यानी कि आपातकाल में क्या हो जाते थे, रद्द हो जाते थे, ठीक है। रशिया से लिए गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो लिए गए हैं भाई यूएसए से, ठीक है। साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं हमने अमेंडमेंट्स, जितने भी अमेंडमेंट होते हैं 368 नंबर आर्टिकल में, वो साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं, ठीक है। फ्रांस से लिए गया रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये बहुत ही ईजी टास्क है, इतना ज़्यादा ये है नहीं। उसके बाद आता है कीवर्ड जो यूज हुए किस में, प्रियम्बल में, और उसके बाद आते हैं ये 3 केस, बेरोबारी, ज़मीनी विवाद, ठीक है, केशवानंद भारती ज़मीनी विवाद, और LIC ऑफ इंडिया पॉलिसी विवाद, ठीक है। तो ये आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, अपने आगे के आर्टिकल्स स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। तो इसके लगभग लगभग 20 लेक्चर होंगे, आपके 20 लेक्चर होंगे, और आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद आप किसी भी टाइप के जो MCQs होंगे वो सोल्व करने लायक होंगे। इस 20 लेक्चर के बाद भी, या इन 20 लेक्चर के बीच में ही हम MCQs भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो कि MCQs होंगे वो प्रीवियस पेपर पर आधारित होंगे, सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, उस पर